नमस्कार। इस समय छठ पूजा के लिए बहुत सारे लोग जो अपने परिवार सहित, अपने बच्चों सहित अपने घरों को जा रहे हैं इस सनातन महापर्व के छठ पूजा में शामिल होने के लिए। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर और बड़े बड़े रेलवे जंक्शन पर भारी भीड़ इस समय उमड़ रही है। आप सभी लोगों से यही इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है, भीड़ में अपना और अपने परिवारजनों का बेहद ख्याल रखें और छठ पूजा के दौरान वहाँ के प्रशासन के द्वारा, वहाँ की पूजा कमेटियों के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, कहीं भी पूजा के दौरान आए और जाएं, क्योंकि ऐसे समय में बहुत सारे शरारती तत्व, अराजक तत्व माहौल को खराब करना चाहते हैं, स्टैम्पेड जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि महाकुंभ में कुछ शरारती लोगों के द्वारा माहौल को खराब किया गया और न जाने कितनी जान उस महाकुंभ के पर्व में चली गई। तो जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसका अवश्य आप पालन करें। पूजा के दौरान भारी भीड़ वहां जमा रहती है, तो बिल्कुल केयरफुल रहें और प्रशासन पूजा कमेटियों के दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही रहें, अफवाहों से बचें। इस छठ पूजा महापर्व को बहुत ही धूमधाम खुशियों से अवश्य मनाएं। साथियों, सेबी सहारा केस में आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट, सहारा ग्रुप, सरकार, सेबी, अडानी ग्रुप, इन सभी लोगों के दिए गए डाटा, आर्गुमेंट, हलफनामे के बाद सहारा ग्रुप के करोड़ों निवेशकों का और लाखों कर्मचारियों का पेमेंट फ्यूचर फिक्स करने जा रही है। ऐसा कुछ सप्ताह या कुछ माह के बाद अवश्य होने जा रहा है। सोशल मीडिया पर आज पूरा छाया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का वो ऑर्डर, जिसमें सहारा की 4 सोसाइटियों की तरफ से लखनऊ बेंच के सामने प्रेयर किया गया था कि जो पीएमएलए कोर्ट कोलकाता के अंदर केस दर्ज किया गया है उसको खारिज किया जाए। और इस केस में ईडी की तरफ से भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसमें कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी जी की तरफ से कहा गया इन सोसाइटियों का मुख्यालय लखनऊ के अंदर ही है और ये सारे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड वहीं से जब्त किए गए हैं, यानी लखनऊ के अंदर से ही। और सहारा की इन 4 सोसाइटीज पर कार्रवाई का कारण लखनऊ से ही शुरू होता है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच को इस केस की सुनवाई करने का अधिकार है, क्योंकि ईडी ने आपत्ति दर्ज की थी कि पीएमएलए कोर्ट कोलकाता के अंदर इसका सुनवाई हो रहा है, तो इसकी सुनवाई लखनऊ बेंच के अंदर इलाहाबाद कोर्ट के नहीं हो सकती। इस पर उन्होंने आपत्ति की थी। उस आपत्ति को लखनऊ बेंच ने पहले खारिज कर दिया। फिर उसके बाद सहारा पर उन्होंने अपनी ऑर्डर को जारी किया कि जो ईडी की कार्रवाई चल रही है वो किसी एक एफआईआर के वजह से नहीं चल रही है, बल्कि सामूहिक रूप से पूरे देश के अंदर धोखाधड़ी के दर्ज मामले हों, अनुसूचित अपराधों के बहुत सारे मामले पूरे भारत भर में एफआईआर के स्वरूप में तथ्यों के समूह के आधार पर कराए गए हैं, जिसमें लगभग एफआईआर की संख्या 300 के आंकड़े दर्शाती है, जिससे एक ठोस आधार बनता है कि पीएमएलए कोर्ट के अंदर साक्ष्य के साथ इसकी जांच कराई जाए। अब यहाँ गौर करिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस ऑर्डर में कहा ये कथित कृत्य अधिनियम जमा योजना प्रतिबंध यानी BUDS अधिनियम के बावजूद भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकते हैं। और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया SFIO के द्वारा इस समय लगातार सहारा के कई कंपनियों का जांच किया जा रहा है, बावजूद इसके ईडी को इन सोसाइटीज के घोटालों के जांच करने में कानूनी रूप से नहीं रोका जा सकता। और SFIO का जांच कोई कारण बनता ही नहीं कि सामूहिक देशव्यापी फ्रॉड के मामले में ईडी को कानूनी रूप से रोका जा सके, यानी कि SFIO भी जांच करती रहेगी और ईडी भी अपने तरफ से लगातार जांच करता रहेगा। और जो पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट फाइल है उस आधार पर हमेशा कार्रवाई वो आगे भी करता रहेगा। अभी ये तो 22 तारीख का ना आदेश आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का, और ये भारतीय संवैधानिक सिस्टम के जो न्याय देने वाले श्रेष्ठ स्थानों में से एक, वहां से ना यही याचिका खारिज की गई है। ये सहारा की तरफ से लगातार कोशिश किया जाता है कि कानून के अंदर थोड़ा सा अगर कहीं भी जगह है तो उस छोटी लकीर के माध्यम से ही बच के निकल लिया जाए, लेकिन न्यायपालिकाएं भी ऐसे ही नहीं बैठी हैं। और एक हमारे यूजर साथी हैं, आप देख लीजिए उनको कि उनको 1,000 रुपए
देना पड़ा बॉन्ड का आवेदन करने के लिए सीआरसीएस पोर्टल पर। और पता नहीं कौन सा फॉर्म उनसे भरवा लिया गया, साइन वगैरह भी करवा लिया गया और वो फॉर्म एजेंट अपने पास लेकर के रख भी लिया। हालांकि उनसे हमने पूछा है कि आप कहाँ से हैं और आपका बॉन्ड आपके पास है कि नहीं है, अगर कोई पैसा जमा करते समय रिसीविंग स्लिप वगैरह है तो वो है कि नहीं, कहीं वो भी सब एजेंट के पास ही तो नहीं चला गया, और कौन से फॉर्म पर आपने साइन किया है जो कि वो एजेंट अपने पास रख लिया है। तो पता नहीं कौन सा खेल पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है, कौन से शेयर फार्म या किस फार्म पर साइन करवाया जा रहा है निवेशकों से, ये भी अंदर अंदर खेल चलता आ रहा है। कुछ बेहद अजीब से लोग हैं जो कि निवेशकों के इस पीड़ादायक कठिन अवसर में भी उनसे पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं। कम से कम सहारा के एजेंट हो, कर्मचारी हो, सहारा के ऑफिस के लोग हों, उनसे ऐसी अपेक्षा तो नहीं कर सकते। बाहर अगर किसी साइबर कैफे से अगर कराया जाता है तो बात समझ में आती है, लेकिन जो सहारा का कर्मचारी हो, एजेंट हो, कार्य करने वाला हो, अगर वो पैसा लेता है इतना ज्यादा तो वाकई में ये कुकर्म की पराकाष्ठा है। सहारा ग्रुप का तो हाल फिलहाल में कोई भी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल तो है नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहारा की बातें रखते हैं। उनके माध्यम से कल एक डाटा क्लियर किया गया सहारा ग्रुप के भुगतान को लेकर के। पहले आप वो आंकड़े उनके ही वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। पूरा का पूरा लिफाफा खुलेगा तभी पता लगेगा कि डील आखिर कितने का हुआ है और भुगतान आखिर कितने का है। वैसे एक जगह पर एक स्टेटमेंट में इस बात को बताया गया था कि 1,05,000 करोड़ के लगभग का भुगतान की बात हुआ था, क्योंकि कई सुनी बातों पर यकीन करना बहुत ज्यादती हो जाता है और 2 लाख करोड़ का, 5 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ का भुगतान है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस तरीके की सारी चीजें मार्केट में घूमती रहती हैं। तो इसको ये अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भरोसा किया जाए 1,05,000 करोड़ का, और अगर विद इंटरेस्ट का अगर बात करेंगे तो ज्यादा हो सकता है। और इसको लेकर कई सारे लोग बहुत गंभीर सवाल या गंभीरता को दर्शाते हैं। तो आंकड़े आपने सुन लिए, पहचान भी गए होंगे कि ये जगदीश प्रसाद जी हैं, इनका यूट्यूब चैनल यथार्थ है और इन्होंने आंकड़ा रखा है संभावित 1,05,000 करोड़ रुपए। जो ये कब स्टेटमेंट जारी हुआ, किस डेट को जारी हुआ, इसकी जानकारी अगर आप लोगों को होगी तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि हाँ इस डेट को सहारा ग्रुप के ऑफिशियल हैंडल से 1,05,000 करोड़ की देनदारी सहारा ग्रुप ने स्टेटमेंट जारी करते हुए अपनी तय की थी। और ऐसे आंकड़ों से ना अभी इनकार किया जा सकता है और ना ही स्वीकार किया जा सकता है। आने वाले समय में इसका फैक्ट खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, उस पर जरूर चर्चा की जाएगी। 12/9/2025 के उस ऑर्डर का जो पिनाक पानी मोन्ती केस में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दिया गया और उसमें सरकार के तरफ से जो डाटा दिया गया था उसके बारे में कुछ डिटेल फैक्ट आपके सामने मैं रखूंगा। इनमें सहारा ग्रुप की हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड हैदराबाद। इन 4 सोसाइटीज के जो निवेशकर्ता हैं जिनका कि 5 लाख रुपए तक जमा है, उनका जो आवेदन सीआरसीएस पोर्टल पर गया है उसका डाटा 12/9/2025 तक 5,43,00,000 सरकार की तरफ से दिया गया है, जिनमें से वैध निवेशक 26,25,090 सरकार ने पाया है, जिनको उस समय तक 5,053 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका था। जबकि 26,25,090 वैध निवेशकों का जो वास्तविक मूल रकम भुगतान के लिए दर्शाया गया है सरकार के माध्यम से, वो 6,163.55 करोड़ रुपए। और इन आंकड़ों के बीच में लगभग 13,34,994 आवेदन और किए जा चुके हैं, जिनका कई चरणों में उस समय जांच चल रहा था। और इन निवेशकों का दावा लगभग 7,849.95 करोड़ रुपए कोर्ट के समक्ष डाटा में दिया गया है। और दिसंबर 2026 तक इन 4 सोसाइटीज के लगभग 32 लाख और निवेशकों का आवेदन सरकार के पास सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से पहुंच सकता है। जो
अमाउंट डिमांड किए जा रहे हैं। एक अनुमान लग रहा है कि 15,000 करोड़ रुपए कम से कम और अमाउंट इन निवेशकों का पहुंचता दिख रहा है। सब मिलाकर के देखा जाए इन 4 सोसाइटियों का डाटा फिलहाल इन निवेशकों का 6 करोड़ के आसपास तक हो सकता है। लगभग 1,35,000 से 40,000 करोड़ रुपए अमाउंट इन निवेशकों का पहुंचता दिख रहा है। तो जो एक आंकड़ा सहारा स्टेटमेंट का हवाला देते हुए रखा गया है, सिर्फ इतने कम सरकार के तरफ से जो कोर्ट के अंदर साक्ष्य रखे गए हैं, इस दावों से भी सहारा की तरफ से जो कह रहे हैं लोग, ये भी मैच नहीं कर रहा है। जबकि सहारा ग्रुप का अभी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबल गोल्डन है, अभी क्यूसॉफ है, MIS है, फेल्थोरियम कॉइन टोकन है, जिसका कि कोई डिटेल डाटा एजेंट के पास है ही नहीं। जिन लोगों ने भी उस स्कीम में निवेश किया है, उनके पास कोई डिटेल नहीं है कि उसका कैसे वो दावा करेंगे अपने पैसे के लिए। तो ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं, ये मामला कहाँ जाता दिख रहा है। मैंने जब डील के बारे में सुना मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से, 10 सितंबर के बाद से लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाता आ रहा हूँ कि सहारा की अपने सभी कंपनियों के निवेशकों की देनदारी कितनी है, इसका डाटा सबसे पहले सामने आना जरूरी है। पूरे देश से डाटा कलेक्शन करने के लिए कोर्ट से प्रेयर किया जा सकता है। जैसे कि सहारा एम्प्लॉइज के लिए IA लगाए गए थे, उस पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एम्प्लॉइज के कितनी सैलरी, ग्रेच्युटी, PF कितनी देनदारी है, सहारा उसका डिटेल कोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई में रखे। जिस तरह से 1 वर्ष के और अंदर में जाते जाते 6 करोड़ के आसपास इन 4 सोसाइटीज के निवेशक का डाटा दिख रहा है कि हो जाएगा। इसी तरह से पैसा मिले या न मिले फिलहाल में, लेकिन एक जगह जिनके पास एक भी किसी कंपनी का बॉन्ड 3-4 बरस पहले मैच्योर हो चुका है, 7-8 साल पहले मैच्योर हो चुका है, उनका पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसे सभी निवेशकों के लिए जिनका आने वाले समय में क्रमशः खाता मैच्योर होता जाएगा, 5 साल, 7 साल, 10 साल आगे जाने पर जिनका खाता मैच्योर हो रहा है, उन सभी का डाटा एक जगह कम से कम इकट्ठा तो हो जाए। जैसे सरकार ने ही ये डाटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा और ये आंकड़ा हम लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो कम से कम ये आंकड़ा तो दिख जाए कि हाँ इतने करोड़ निवेशक किस किस कंपनी के और उनका कितना पैसा जमा है, निवेश किया है सहारा में उन्होंने, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। पैसा मिलने में देरी भले हो, लेकिन वो कम से कम एक जेन्युइन निवेशक तो कम से कम बन जाए सहारा ग्रुप के। इसीलिए ये बातें मैं लगातार उठाते आ रहा हूँ। चलिए साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।